फ्रेंड्स, वेलकम टू अमिताभ स्टॉक शो। और ये है वीकली राउंड अप। नेक्स्ट 15 मिनट में मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीक में क्या हुआ। वेलकम टू आवर सेकंड वीकली एडिशन ऑफ मार्केट राउंड अप, जहां पे हम डाइसेक्ट करेंगे दो सेक्टर्स को। आज इंटरेस्टिंगली दोनों सेक्टर्स साइक्लिकल हैं, तो आपको इस वीडियो के अंत में साइक्लिकल सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा और अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बना पाएंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर दें ताकि आप रह सकें मार्केट के बारे में हमेशा अपडेटेड। सबसे पहले स्टील सेक्टर की बात करते हैं। स्टील एक ऐसा सेक्टर है जो 1907 से स्टार्ट हुआ है। 1907 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1907 वो साल था जब जमशेद नौशेरवान जी टाटा यानी JN टाटा ने जमशेदपुर में अपने टाटा स्टील की नींव रखी थी। उस समय से लेकर के आज हमारी कैपेसिटी मोर देन 100 मिलियन टन हो चुकी है। ओवर द पीरियड अगर मैं स्टील सेक्टर की बात करूं तो एक्सपर्ट सेज दैट स्टील का एक साइकिल होता है। स्टील ओवरऑल एक साइकिल में चलता है। फर्स्ट हाफ में वो प्राइसेस बढ़ती हैं एंड सेकंड हाफ में प्राइसेस गिरती हैं। तो ये एक लंबा 25 इयर्स का साइकिल होता है और उसमें बहुत सारे माइक्रो साइकिल्स होते हैं, मिनी साइकिल्स होते हैं जो 3-4 सालों के भी होते हैं। वैसे ही एक मिनी साइकिल के कस्प पे आप अभी बैठे हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था ताकि आप जान पाए कि स्टील सेक्टर के साइकिल के किस पार्ट में है। अगर आप सही से सर्टेन कर पाए कि मैं साइकिल के इस पोजीशन पे हूं तो साइक्लिकल सेक्टर में पैसा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। देन इट्स अ सिक्योर केक वॉक, क्योंकि पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा होता है। अगर आप गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो ओवरऑल सेक्टोरल टेलविंड के कारण आपके जो रिटर्न्स होंगे वो मार्केट बीटिंग होंगे। लेट्स सी स्टील साइकिल में हम अभी कहां पे हैं। इंडिया की बात तो मैंने कर दी, अब ग्लोबल कमोडिटी। ग्लोबल कमोडिटी कहने से मेरा मतलब ये है कि स्टील की कैपेसिटी अगर हम देखें तो चाइना कमांड्स मोर देन हाफ ऑफ द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स। एट द सेम टाइम चाइना प्रोड्यूसेस आल्सो मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूस्ड। सो नेट चाइना जो है वो सबसे ज्यादा स्टील बनाता है और सबसे ज्यादा स्टील कंज्यूम करता है। ज्यादातर आमतौर पे हमेशा ये होता रहा है कि उनकी कैपेसिटी जो है काफी ज्यादा है और वो प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं और उस हिसाब से वो कंज्यूम थोड़ा कम कर रहे थे। पिछले कुछ सालों की मैं बात करूं तो 3-4 सालों की मैं बात करूं, उस समय वो डंप करना शुरू कर देते हैं नेबरिंग कंट्रीज में या फिर ग्लोबल मार्केट में इंक्लूडिंग इंडिया। तो जब वो डंप करते हैं तो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर जो है उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दे आर नॉट एज large as China. They don't control that much of volume and supply. They are just a price taker. Price taker यानी जो मार्केट में प्राइस है वो they take that only. और स्टील में ज्यादातर इंडस्ट्री ही प्राइस टेकर्स इंडस्ट्री। तो इंडिया की जो बहुत सारी स्टील कंपनीज हैं उनकी हालत खराब हो जाती रही है जब जब चाइना ने डंप करना शुरू किया है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी FY20 एक ऐसा साल था जब चाइना ने नेट इंपोर्ट किया स्टील को, यानी पिछले 12 में से 9 महीने में चाइना ने नेट इंपोर्ट किया। और इंपोर्ट कहां से किया? फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया एज वेल। उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनकी डिमांड अपने बेस लेवल से बढ़ गई। अब आप पूछेंगे कि उन्होंने चाइना ने डिमांड क्यों बढ़ाई? चाइना का स्टील डिमांड जो है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लिंक है। और पिछले साल कोविड के आने के कारण जब इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जा रही थी तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग अपनी बढ़ा दी और इसके कारण दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग स्टील मोर एंड मोर। क्योंकि कुछ प्लांट्स थोड़े से बंद थे टेम्पररी, उसके कारण भी एक डिमांड सप्लाई मिसमैच था चाइना के अंदर में, जिसके कारण दे हैव टू पुल सम ओर्स सम स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। 2020 के पहले तक इंडिया के सारे स्टील मैन्युफैक्चरर दे डू नॉट सी चाइना इन पॉजिटिव लाइट, बट 2020 में जब चाइना स्टार्टेड इंपोर्टिंग स्टील देन दे गॉट अ चांस टू जैक अप द प्राइसेस। और ये प्राइस जैकअप करने का एक चाइना डिमांड के कारण हुआ। और दूसरा अगर हम इसके सप्लाई साइड में बात करें तो स्टील जो है वो आयरन ओर से मैन्युफैक्चर होता है। तो इंडिया में ओडिशा में अभी आयरन ओर माइनिंग बंद है, कर्नाटका में भी ऑलमोस्ट वही स्थिति है। तो ले दे करके NMDC के जो ऑपरेटिंग प्लांट्स हैं वो ही लार्जली आयरन ओर सप्लाई कर पा रहे थे। तो एक सप्लाई बॉटलनेक था और एक डिमांड पुल अप था फ्रॉम चाइना। इसके कारण आयरन ओर की प्राइसेस शूट अप कर गई और जब आयरन ओर की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो स्टील मैन्युफैक्चरर भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है फिलहाल, स्टील अपने पीक प्राइसेस की तरफ मूव कर रहा है। मोटा मोटी दिस इज द स्टील का लेटेस्ट पोजीशन। तो इसी कारण स्टील ने पिछले 6 महीने में काफी अच्छा किया है। स्टॉक्स सच एज JSPL, SAIL and NMDC has done really well, including Tata Steel as well. So this is the mini cycle. But
साइकिल में अब आप किस पोजीशन पे हैं, मेरी असेसमेंट बिल्कुल सही है या गलत है, ये नोबडी नोज। अगर मैं अपने असेसमेंट को एक दूसरे एंगल से देखूं, तो मैंने इंडस्ट्री में जो स्टील प्लांट ऑपरेट करते हैं उनसे डायरेक्टली बात की, तो दे आर नाउ सेइंग दैट स्टील प्राइसेस हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन। लास्ट 3-4 डेज का ट्रेंड ये है कि स्टील प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन। अब स्टील प्राइसेस कम होने का रीजन चाइना से हो रहा है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे स्टॉप बाइंग आयरन ओर एंड दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग स्टील, ऐसा हो रहा है? दैट इज नॉट वेरी क्लियर, because steel is the major raw material for many industries such as automotive, infrastructure, road building, real estate and n number of industries में steel as a raw material यूज होता है। तो जब स्टील की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ेंगी तो एंड यूजर जो हैं दे विल स्टॉप बाइंग, दैट विल वेट फॉर इट, विल वेट देन व्हेन स्टील प्राइसेस गोस डाउन। और ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे जो इंडस्ट्री में जो सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरर हैं दे बाय स्क्रैप एंड देन दे कन्वर्ट इट टू स्टील, उनके स्क्रैप की भी प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं, तो दे आर वेटिंग दैट विल वेट व्हेन प्राइसेस विल कम डाउन देन वी विल सप्लाई। तो अभी क्लियरली वी आर इन अपट्रेंड, बट वेदर दिस अपट्रेंड इज कंटिन्यूइंग दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ चाइना। चाइना क्या कर रहा है उस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस वीकली पॉडकास्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिलहाल जस्ट टू क्लोज दिस टॉक ऑन स्टील सेक्टर्स, मैं आपको बताऊं कि व्हाट वी ओन। तो JSPL जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, वो स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, वो साथ उनके पोर्टफोलियो में भी है। साथ ही NMDC जो कि आयरन ओर माइनिंग कंपनी है, that company is doing well because of the reason I stated before, these two companies are doing well। अगर आप स्टील सेक्टर में और डीपली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then there is one company which is called गोदावरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड। जी तो GIPL मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि GIPL हैज अ यूनिक एडवांटेज। इस यूनिक एडवांटेज को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आयरन ओर माइनिंग की इंडिया में करंट रेगुलेशंस क्या कहती है। तो करेंटली इंडिया में आयरन ओर जो माइंस थे उनकी रीअलोकेशन हो रही है, तो जिनके पास की जो माइंस हैं उनकी एक वैलिडिटी पीरियड के पहले ही उनसे माइंस वापस ले ली जा रही है एंड इट विल बी रीऑक्शन। बट सर्टेन बिड्स जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई थी, जैसा कि गोदावरी इस बात के साथ है, उनकी माइन लीज बिल्कुल कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुई है, तो उनको एक लंबा रनवे है क्योंकि दे कैन स्टिल टेक आयरन ओर फ्रॉम देयर कैप्टिव माइंस फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। बाकी ज्यादातर प्लेयर के पास ये एडवांटेज नहीं है। JSW की बात करूं तो उनके पास कैप्टिव माइंस नहीं है, हालांकि उन्होंने बहुत सारे माइंस जीते हैं, बट उन माइंस को ऑपरेशनलाइज करने में 1-2 साल का टाइम लगता ही है, तब तक उन्हें आयरन ओर सप्लाई क्रंच से जूझना पड़ेगा। जब मैं JSPL की बात करता हूं तो दे आर यूनिकली प्लेस्ड, उनके पास माइंस टेम्पररीली हैं, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर दे हैव इनफ सप्लाई ऑफ ओर्स, क्योंकि उनके पास जो शारदा माइंस था वहां से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया है टू टेक अवे ओर्स जो वहां पे अभी जमा हुआ है। तो JSPL is uniquely positioned for next 6 to 7 months. Tata Steel is already integrated, so they are for them it's nothing new. They will benefit. SAIL is totally integrated, so they will benefit. The problem will lie with JSW Steel and JSPL after a certain time. But फिलहाल JSPL is doing good. NMDC is doing good. SAIL and Tata Steel, everybody is doing good. You can check out the Godavari, that whether they have the potential to outperform all of these companies. So overall this sector looks very interesting. बस एक कैविएट ये है कि चाइना में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। और मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च की बात करें तो उन्होंने कहा है कि चाइना में फिर से रिसर्च हो रहा है कोविड, और उसके कारण उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सेलरेटर पे से पैडल थोड़ा सा स्लो कर रखा है। इसी कारण पिछले 4-5 दिनों में स्टील प्राइसेस थोड़ा सा कम हुई है। लेट्स सी आगे क्या होता है, आई विल कीप यू पोस्टेड। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में जैसा आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की। PLI यानी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। अब मैं आपको ऑटो सेक्टर को लेकर के जो PLI की नई स्कीम आई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। स्कीम्स के थ्रू रफली 57,000 करोड़ का इंसेंटिव ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years गवर्नमेंट विल पास ऑन to all auto OEM and auto component manufacturers, जिनका कोर इंसेंटिव होना चाहिए ऑन एक्सपोर्ट साइड। ये स्कीम कुछ इस तरीके से है कि अगर ये कंपनी इंक्रीमेंटली एक्सपोर्ट करती हैं तो उन्हें 2% से लेकर 12% तक का कैशबैक मिलने वाला है। कैशबैक का डिस्ट्रीब्यूशन 2% और 12% के ब्रैकेट में इस तरह है कि अगर 75 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीमेंटल आता है तो वो मिनिमम 2% तक का कैशबैक उन्हें मिलेगा, और अगर 1000 करोड़ तक का इंक्रीमेंटल सेल्स वो जनरेट करते हैं देन दे विल बी एलिजिबल टू गेट अप 12% तक का कैशबैक। तो अब ये कैशबैक मिलने वाला है, तो
automatically all the auto companies would line up for these kind of incentive, but there is a strict criteria. So criteria is divided into two parts. First set of criteria is for original equipment manufacturer जैसे Tata Motors, Hyundai, Maruti and Ashok Leyland जैसी companies के लिए, and on the other side there are auto component manufacturer जैसे Motherson Sumi, Apollo Tyres and likes of that. So let's talk about first the OEM criteria. OEM criteria के लिए there are three numbers: 10,000, 1,000 and 3,500. All these are in crores. 10,000 crores should be the minimum turnover, यानी सेल्स जो है वो 10,000 करोड़ होना चाहिए। 1,000 करोड़ जो है वो मिनिमम एक्सपोर्ट रेवेन्यू होना चाहिए। एंड 3,500 इज नेट फिक्स एसेट, यानी कि कंपनी के पास बैलेंस शीट में 3,500 का प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी होनी चाहिए। अगर ऑटो ईएम ये सेटिस्फाई करते हैं तीनों क्राइटेरिया, देन दे विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दीज फोर स्कीम्स। एंड बेस ईयर फॉर दिस कैलकुलेशन इज FY20, यानी FY20 में जिन कंपनी ने ये नंबर अचीव किया दे क्वालिफाइड फॉर दिस। और इंसिडेंटली ज्यादातर कंपनी जिसमें क्वालिफाई कर गई हैं जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी एंड बजाज ऑटो, these they were already exporting a lot, so for them this is a good news. But for some companies जैसे Ashok Leyland, Hero MotoCorp, they were not export focused, so they will not probably qualify for this first stage of PLI scheme which is upcoming. Maybe next year criteria change होगा and they will ramp up and then they can qualify, because people have started trying to do that. Like Hero MotoCorp की अगर आप recent filing देखेंगे तो they have said that they are consolidating their distribution channel in Nicaragua and Honduras because they have just missed the criteria of 1,000 crore of export revenue. So that's why companies will focus on export this year so that they get qualified. So companies such as Bajaj Auto, Bharat Forge, Maruti Suzuki, these companies are going to benefit from these schemes. Now let's talk about the auto component manufacturer. For auto component manufacturer, the criteria is 100 crore top line, 200 crore of export revenue and 350 crore of net fixed asset. तो वही criteria है, almost 1/10 of OEM, except that they have to export 200 crore of their top line from in the form of export, तभी वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैव सेटिस्फाइड, लाइक मदरसन सुमी का एक्सपोर्ट ऑलरेडी ज्यादा था। देन देयर आर मेनी कंपनीज हु हैड क्वालिफाइड, बट कुछ बड़ी कंपनियां क्वालिफाई नहीं कर पाई। नोटेबल कंपनीज जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी उनमें से बड़े नाम जो है वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, मिंडा कॉर्प, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, गैब्रियल ऑटो एंड GNA एक्सेल। इसके साथ ही खत्म होता है अमिताभ स्टॉक शो। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं ये आपको कैसा लगा। अच्छा ना भी लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम इंप्रूव कर सकें और बेहतर क्वालिटी ऑफ वीडियो आपके सामने ला सकें। साधन इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, और इस एपिसोड में जिन स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस पे इन्वेस्ट करने से पहले आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।